सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, वर्ड विचार, शब्द विचार पढ़ा था। यह आपका रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं इसको पुनः शुरू से सारे पाठ को पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा, इसको ऑलरेडी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः पढ़ते हैं। वह माध्यम वह साधन जिसके माध्यम से हम सुनकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकें या दूसरों की बातें खुद सुन सकें, समझ सकें, दूसरे के मन के भाव, वह भाषा कहलाता है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक। लिखकर, पढ़कर लिखित और सुनकर, बोलकर मौखिक। मातृभाषा माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। किसी भी बच्चे का अपने परिवार में अपने माँ के या परिवार के लोगों द्वारा जिस भाषा से सबसे पहले परिचय होता है, यानी जो भाषा उसके घर परिवार में बोली जाती है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसी तरह लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उसकी पंजाबी की गुरमुखी, इस तरह उर्दू की फारसी। इस तरह जो भाषाएं होती हैं, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। अब हम जानते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण की पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों होती है? हम क्यों व्याकरण पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलना तथा लिखना सिखाता है। किसी भी भाषा को, हर भाषा का अपना ग्रामर होता है, अपना व्याकरण होता है। जैसे इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में व्याकरण पढ़ते हो, तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। उस भाषा को अच्छे से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। सही और शुद्ध रूप से पढ़ने और समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं साहित्य क्या है। साहित्य किसी भी भाषा के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, गद्य तथा पद्य। साहित्य में होता है कविता, कहानी, निबंध, दोहा, सोरठा, नाटक, बहुत सारी विधाएं होती हैं, संस्मरण। अब हम आते हैं वर्ण विचार। आपको पहले बता ही दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के वर्ण जो किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा, जैसे हमने हिंदी में वर्णमाला पढ़ा, अगर अलग अलग रहे तो वो पढ़ेंगे तो वर्णमाला नहीं कहलाएगा, वो वर्ण कहलाएगा। क, छ, ट, प, म। लेकिन इसको हम सही क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो वो वर्णमाला कहलाएगा। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर तथा व्यंजन। अ से अ तक स्वर और व्यंजन क से ह तक। स्वर 11 होता है, 11 होता है हिंदी भाषा में, और व्यंजन 33 होता है। इसके अलावा अनुस्वार होता है, जिसको बोलते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। दंत, सुंदर, अंग, पतंग, मंदिर, जिसको बोलते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक, माँ, आठ, चांद, बाका, जाचना। विसर्ग, प्रातः, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आते हैं, प्रातः, अंततः, वस्तुतः, अतः। निम्न बिंदु, जैसे ढ और ड के नीचे नीचे बिंदी लगती है। पढ़ा, पकड़, पढ़ाई, चढ़, लड़ना, बढ़ना। इसके अलावा अर्धचंद्र, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, उसमें चंद्रमा के बीच में बिंदी नहीं होती, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉल, इस तरह के जो शब्द होते हैं। इसके अलावा नुक्ता, उर्दू के शब्द के नीचे नुक्ता होता है, जैसे खत, ख्याल, जिंदा, पाकीज़ा, जिंदगी।
ये सारे शब्द जो होते हैं ये इस तरह हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब हम वर्णों के भेद को पढ़ेंगे, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जिनको बोलते समय हवा सिर्फ क्या होती है, बिना रुकावट के मुंह से बाहर आती है। उच्चारण के समय श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसको वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसको बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिनको बोलने या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं, और स्वरों के प्रतीक चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। इस तरह हमने पढ़ा। उसके बाद वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। स्वरों और व्यंजनों को अलग, किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसको हम लोगों ने पहले पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार। अभी तक हमने भाषा पढ़ा, भाषा शब्द वर्णों से बना है लिखने के लिए, और उन वर्णों से शब्द बना है। अब हम पढ़ेंगे वो शब्द किस तरह बना है, शब्द किस चीज़ से बना है। तो शब्द वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बना है। ध्वनियों वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक समूह से मतलब अगर जो हम बोल रहे हैं उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। तो वर्णों या ध्वनियों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है। और पद क्या कहलाता है? शब्द तो हो गया वर्णों को जोड़ के। वाक्य, वाक्य जो बोलते हैं तो एक शब्द नहीं होता, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य होता है, और उन वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वह पद कहलाते हैं। मैंने बोला कमल घर जाकर पढ़ाई करेगा, ये एक वाक्य है। कमल घर जाकर पढ़ाई करेगा, एक वाक्य। इस वाक्य में प्रयुक्त कमल शब्द जो है पद है, घर जा आपका पद है, पढ़ाई करेगा एक पद है, पढ़ाई करेगा एक पद है। यानी वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वह पद कहलाते हैं। और उन्हीं शब्द को अगर हम अलग लिख दिए, घर लिख दिए अकेले, कमल लिख दिए, तो ये अपने आप में शब्द हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग कर दिए तो वाक्य, और उन वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। इसके बाद हम शब्दों का वर्गीकरण जानेंगे। शब्दों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, शब्द को कितने भागों में बांट सकते हैं। शब्द को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। स्रोत तथा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो स्रोत तथा रचना के आधार पर हम 4 भागों में शब्द को बांट सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, देशज जो हमारे देश की भाषाएं होती, लोकल लैंग्वेज होता है वो, स्थानीय भाषा जो होती है, और विदेशी जो दूसरी भाषाओं से आए हुए जो शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाए हैं, उनका प्रयोग 10 के 10 होता हुआ विदेशी भाषा कहलाता है। इसके बाद हम रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऐसे शब्द जिसको हम अलग अलग बांटेंगे उसके वर्णों को, तो उसका कोई, इसको अगर 2 भागों में हम बांटते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और अपना एक अर्थ रहता है। जैसे बोला पानी, चाची, खिड़की, इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये रूढ़ शब्द होते हैं, इसमें एक ही शब्द होता है, 2 शब्द नहीं होता है। यौगिक में 2 शब्द होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, और उनको जोड़ के जो अर्थ निकलता है वो भी सेम टू सेम होता है। जैसे मैंने बोला रसोई घर, रसोई मतलब जहाँ खाना बनता है, खाना बना, और घर रसोई के बनाने का घर, तो रसोई घर। विद्यालय, विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, विद्यालय। यानी दोनों का समान अर्थ हो वह यौगिक होता है। इसी तरह एक योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ में 2 शब्द होते हैं, लेकिन जो शब्द का अर्थ निकलता है उसके अलावा एक तीसरा अर्थ निकलता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र, तो इसका अर्थ 3 नेत्र नहीं है, 3 नेत्र है जिसके अर्थात शंकर, शंकर जी को त्रिनेत्र, त्रिदेव, 3 देव बोलते हैं। इसी तरह मैंने बोला गजानन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुंह, गज मुंह, हाथी का मुंह, इसका अर्थ हाथी का मुंह नहीं होगा, गज के जैसा मुंह है जिसका अर्थात गणेश। इस तरह इस तीसरा अर्थ निकला है, इसलिए अर्थात गणेश तीसरा अर्थ निकला है, इसलिए हम इसको योग रूढ़ बोलेंगे। रूढ़ में 1 शब्द होता है, यौगिक में 2 होता है, समान अर्थ होता है, और
पे शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो संज्ञा नाम वाले शब्द, सर्वनाम नाम के बदले बोले जाने वाले शब्द, क्रिया काम करने वाले शब्द, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, संबंध बोधक वाक्य में आए दो सर्वनाम या दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने के काम और वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करता है। मन के भाव को बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे छी छी, अरे वाह, इस तरह मन के भाव व्यथा बताने वाले, सुख दुख अच्छी चीज़ बताने वाले शब्द जो होते हैं विस्मयादि बोधक होते हैं। इसके बाद विकारी होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द जो परिवर्तित होते हैं, विकारी जो परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी। परिवर्तित होने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे ये चेंज हो जाते हैं। लिंग, वचन, काल के आधार पे चेंज हो जाते हैं। और जो चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, वो है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी काल हो, उससे बिल्कुल अपने जैसे जिस रूप में है उसी रूप में वो प्रयोग होते हैं। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक, जिनका कुछ अर्थ होता है वह सार्थक होते हैं। सार्थक के भी दो भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी। जिसका एक अर्थ हो एकार्थी, जिस एक शब्द के अनेक अर्थ हो अनेकार्थी। आगे आपके बुक में दिया है बाढ़, लगाम, बगीचा, मोटा, अर्थ, धन, प्रयोजन, मतलब, इस तरह के शब्द दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ने को बोला था, तथा पत्र तथा निबंध। ये सारा आप पढ़िएगा, ये आप आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये मैंने आपकी कक्षा ली है। धन्यवाद।